हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई after the various assets other than the cash and outsiders liabilities have been transferred to realization account। मतलब यहां पर आपको ये बोलना चाह रहा है कि हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है। और कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी है? जब हम लोगों ने जितने भी एसेट्स और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितने भी हमारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि रियलाइजेबल एसेट्स माने जाते हैं, यानी जिनको बेच करके या तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा या उनसे कोई लाइबिलिटी उतरती है, तो वो सारे रियलाइजेबल एसेट्स माने जाते हैं। वो सारे के सारे रियलाइजेबल एसेट्स हम सबसे पहले क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देते हैं। और जितनी भी हमारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, उन सबको भी हम लोग रियलाइजेशन में ला करके उन अकाउंट्स को बंद कर देते हैं और वो ट्रांसफर हो जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मान के चलो कि हमने वो रियलाइजेशन के अंदर ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी रियलाइजेबल एसेट अकाउंट और कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी का अकाउंट अब हमने नहीं छोड़ा है, सबके बंद करके अकाउंट को ट्रांसफर कर लिया है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब हमें यहां पर इनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करनी है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो ए पार्ट है इसको देखते हैं। इसमें लिखा है सेल्स ऑफ एसेट ₹50,000। अब इसका क्या मतलब है कि आपने ये जितने भी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डाला है बेटा, उन एसेट्स को जो सेल किया तो आपको ₹50,000 मिल गया, राइट। तो इस बात की एक जर्नल एंट्री हम लोग यहां पर पास करेंगे। तो देखिए किस तरह से यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ए पार्ट किस तरह से होगा। यहां पर बोला सेल्स ऑफ एसेट ₹50,000। क्योंकि आपने सेल्स करी है बेटा एसेट की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आया होगा। तो इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा ₹50,000 से, राइट। और क्रेडिट क्या होगा? अब कोई एसेट का अकाउंट नहीं बचा है बेटा। एसेट के अकाउंट, हम एसेट तो बेच रहे हैं लेकिन एसेट के अकाउंट हम लोग ऑलरेडी क्लोज करके कहां ट्रांसफर कर चुके हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जितने भी एसेट्स हैं उनको एक कॉमन अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा जो कि होगा रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां पर जो हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। और ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। हे स्टूडेंट्स, अगर आप भी सीए फाउंडेशन के मई 2020 अटेम्प्ट में अपना लक ट्राई करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको टॉपर बनने का एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है, जहाँ पर अनअकैडमी का टॉपर्स बैच आ गया बेटा। ये बैच 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आपको बहुत ही टॉप क्लास के एजुकेटर्स यहाँ पर ट्रेन करेंगे और मई अटेम्प्ट में आउट परफॉर्म करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान है आपका मई 2022 के एग्जाम को क्लियर करने का, जहां पर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में स्टडीज कराई जा रही है। और इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा बेटा। आपके पास 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होगा जो कि एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स में जाकर के आपको मिल जाएगा बेटा। इसके साथ साथ एक लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी जल्दी आने वाला है, जहां पर 1-to-1 लाइव मेंटरिंग होगा। आप अपने डाउट्स को 1-to-1 सॉल्व कर सकते हैं। इवैल्यूएटेड टेस्ट होंगे, वहां पर आपको प्रिंटेड बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। इंडस्ट्री में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट से आपको सेशंस करवाए जाएंगे। और भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स और रिकॉर्डेड वीडियोस का अनलिमिटेड एक्सेस और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा जो कि आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा आगे के फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पर जब आप इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो आप 10% का एक स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा कोड नीरज 2022 को यूज करना है, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है बेटा। तो चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ। तो बेटा नेक्स्ट एंट्री में यहां पर हमें बोला गया है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, अब उनकी हमने पेमेंट कर दी और जिसकी वैल्यू है ₹10,000। तो देखो क्या होगा। अब क्योंकि आप लोग यहां पर पेमेंट कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कम होने वाला है, राइट। तो यानी वो क्रेडिट होगा। और डेबिट में क्या हो जाएगा? डेबिट में वो लायबिलिटी के अकाउंट्स जाने चाहिए आइडली तो, लेकिन उन लायबिलिटी के अकाउंट्स को आप कहां ट्रांसफर कर चुके हो?
रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अब हमारा डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने यहां पर पेमेंट कर दी, और जो पेमेंट करी है वो कितने की है, 10,000 रुपीज की। इसलिए 10,000 रुपीज से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसकी एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग लायबिलिटीज पेड, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सी, a commission of 5% allowed to X a partner on sale of assets। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारा एक फर्म का पार्टनर है जिसका नाम है X, उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भाई आप इस एसेट्स को सेल कराओगे, और उसने वो जब सेल करा दिया तो उसको अब हम लोग उस सेल वैल्यू पर, देखिए एसेट्स कितने में सेल हुए थे, 50,000 रुपीज में, तो हम इस सेल्स वैल्यू पर 5% का कमीशन अब उसको दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर हमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, बीइंग ए नॉमिनल नेचर ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर आपने उसको 5% का मतलब 2,500 रुपीज, ये किसका है, 50,000 रुपीज के वो जो एसेट्स रियलाइज हुए थे उसका 5% आपने उसको एज ए कमीशन दिया, और जिसको कमीशन दिया उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो गया 2,500 से, और यहां पर जो नरेशन आप लिख दोगे, बीइंग कमीशन पेड टू एक्स फॉर सेल ऑफ एसेट्स। बस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर डी। देखो बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000, द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रिएम्बर्स हिम 10,000। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग रियलाइजेशन करते हैं, यानी सेल्स ऑफ एसेट्स करते हैं, लाइबिलिटीज को पेमेंट करते हैं, उनके लिए हमें और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि वैल्यू निकालनी पड़ती है, लेकर के जाना पड़ता है, राइट। तो बहुत सारी डीलिंग्स करनी पड़ती है, ब्रोकरेज पे करनी पड़ सकती है, तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं जिसको हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का नाम दे देते हैं। अब जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए उनकी टोटल वैल्यू निकली 15,000 रुपीज, राइट। कुल मिलाकर के 15,000 रुपए का रियलाइजेशन का एक्सपेंस का खर्चा आया। अब इसके लिए फर्म ने क्या किया था, अमृत के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था कि भाई ठीक है, आप ये सब काम करो, जो भी खर्चे वर्चे होंगे ये आप देखो, और हम आपको उसके बदले में 10,000 रुपए देंगे, राइट। अब अमृत के ऊपर था कि वो कितना खर्च करता है उस 10,000 रुपए में से। अगर अमृत ने 10,000 रुपए से कम खर्च किया होता तो जो फर्म है वो अमृत से पैसे वापस नहीं मांगती कि भाई लाओ जी लाओ, 5,000 रुपए में आपने सारा काम कर दिया, 5,000 में वापस करो, नहीं, वो 5,000 रुपए जो बचा लिए वो अमृत के हो जाते। लेकिन अगर अमृत ने उससे ज्यादा खर्चा किया, जैसे कि इस केस में 15,000 रुपीज खर्च कर दिया, तो फर्म को उससे कोई मतलब नहीं है। फर्म ने तो कमिटमेंट इसको 10,000 रुपीज की करी थी, तो फर्म का खर्चा बेटा इतना ही होगा। तो इसका मतलब यहां पर अब जो एंट्री हो जाएगी वो क्या है, क्योंकि है तो ये एक्सपेंस ही फर्म के लिए, तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट को हमें डेबिट करना। जब भी कोई खर्चा होगा, कोई पेमेंट होगी, हमें वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। और 10,000 रुपीज की फर्म की कमिटमेंट थी, तो सिर्फ 10,000 रुपीज ही हम लोग कंसीडर करेंगे, और ये किसको देंगे हम लोग, अभी हम लोग देंगे अमृत के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे बेटा, क्योंकि अमृत को हमने यहां पर ये कमिटमेंट करी थी, उसको ये रिएम्बर्स कर देंगे। तो बस यहां पर ये हो गया, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिएम्बर्स टू अमृत, राइट। तो इस तरह से हमारी एक और ट्रांजैक्शन करी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं, ई। यहां पर बोल रहा है बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 10,000। देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, वो पैसा जो एम्प्लॉयज के लिए था। तो अब क्योंकि ये पैसा एम्प्लॉयज का, तो हमें एम्प्लॉयज को पे करना है, तो ये हमें बोला गया हो कि पे कर दिया या नहीं पे कर दिया, कोई भी लाइबिलिटी होगी वो तो आपको पे कर रही है। तो यहां पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज है, तो इसको आपको पे करना ही है। तो इसका मतलब यहां पर भी क्योंकि पेमेंट हो रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट जो भी होगा, क्योंकि इस केस में तो हमारा बैंक अकाउंट ही होगा। तो ये हो गया हमारा कितना था बेटा, 10,000 रुपीज का। तो ये 10,000 रुपीज आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करना है, राइट। तो चलिए यहां पर भी हो गया। तो यहां पर हमने बोला बीइंग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेड, राइट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर एफ।
Z, a debtor whose account of 6,000 was written off as bad debt earlier paid 60% of the amount. अब यहां पर एक डेटर है Z जो कि पहले से हम लोग उसको बैड डेट में कंसीडर करके अपनी अकाउंटिंग में राइट ऑफ कर चुके हैं, लेकिन अब उसने बाई चांस 60% ऑफ पेमेंट अपनी दे दी है। तो ये जितना भी पैसा आ गया ये एक्सपेक्टेड नहीं था बेटा, तो ये हमारा इनकम है, ये हमारा फायदा है। तो ये क्योंकि यहां पर आपको पैसा मिल रहा है, देखो जब भी पैसा मिलेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर के वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। वो फायदे वाली बात है। नॉमिनल नेचर को आपने समझना है बस रियलाइजेशन के। नॉमिनल नेचर का मतलब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए वो जल्दी से बता देता हूं कि जब जब आपके जेब से पैसा जाता है तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, और जब जब पैसा आता है तो वो क्रेडिट होता है, यानी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स क्रेडिट होती हैं। तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो यहां पर क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो चलिए यहां पर क्योंकि पैसा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पर कितना अमाउंट आ रहा है, 60% आ रहा है। देखिए यहां पर आपको बताया गया है कि 6,000 रुपीज उसका राइट ऑफ किया था, जिसका 60% उसने पे कर दिया, तो यानी 6,000 रुपीज का 60% कितना हो जाएगा बेटा, 3,600 रुपीज। तो 3,600 रुपीज का अमाउंट आपके पास यहां पर रिसीव हो गया। तो बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। चलिए तो यहां पर हम लोगों ने एफ तक देख लिया बेटा, आगे की और एंट्रीज को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बेटा इसमें इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 10,000 रुपीज है, उसको हमने रियलाइज किया है 150% पर। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपकी बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट थी जिसको 10,000 रुपीज में आपने खरीदा था, राइट, उसकी बुक वैल्यू 10,000 रुपीज है। अब जब आपने उसको बेचा, रियलाइज का मतलब होता है आपने उस एसेट को बेच दिया, ठीक है, और बेचने से आपको उस अमाउंट का कितना पैसा मिल गया, 150% मिल गया, यानी जितना अमाउंट था उसका 150%। तो इस केस में 10,000 रुपीज का 150% कितना होगा बेटा, 15,000, 5,000 रुपये ज्यादा मिला। तो बस अब इसी बात की यहां पर हमें एंट्री करनी है, तो चलो एंट्री कर देते हैं इसकी। तो जी पार्ट है ये हमारा इस क्वेश्चन का, जिसमें क्योंकि अब आपको यहां पर पैसा मिल रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, और कितना आ रहा है बेटा, 15,000 रुपीज आ रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जितनी भी एसेट्स हम लोग ऑलरेडी कहां पर ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट से ही वो दिया जाएगा। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, बस बेटा यहां पर ये एंट्री भी हो गई। एक लास्ट एंट्री और बची है हमारे इस क्वेश्चन की, देख लेते हैं इसमें क्या है। यहां पे बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, द फर्म हैज एग्रीड विद किशन अ पार्टनर टू रिएम्बर्स हिम अप टू 7,500। तो यहां पर भी देखो पिछली जैसी ट्रांजेक्शन, एक पहले भी ट्रांजेक्शन इस तरह की आई थी हमारे पास, इसमें क्या बोला गया है कि जो रियलाइजेशन में एक्सपेंसेस हुए हैं टोटल वो 10,000 रुपीज के हुए हैं, जबकि हमने एक पार्टनर है कृष्ण, उससे एग्री क्या किया हुआ कि भाई हम उसको 7,500 रुपए देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम पर, बाकी उसकी जिम्मेदारी है जितना भी खर्चा होगा। तो इसका मतलब फर्म जब इसको रिकॉर्ड करेगी तो फर्म सिर्फ 7,500 रुपीज को ही देगी, उसको मतलब नहीं है कि किशन ने कितने पैसे खर्च किए होंगे, राइट। हमें उस 10,000 से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि हमें कितना पैसा देना पड़ेगा किशन को। तो बस तो लास्ट जो एंट्री होगी यहां पर, अब क्योंकि यहां पर रियलाइजेशन का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप यहां पर डेबिट करेंगे 7,500 रुपीज से, और ये पैसा आपको किसको देना है, कृष्ण को। तो कृष्ण कैपिटल अकाउंट में 7,500 रुपीज हम लोग पे करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किशन ने उस कितने पैसे आगे दिए होंगे। तो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बस बेटा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, pass necessary journal entries for the following transaction on the dissolution of firm of P and Q after the various assets other than cash and outside liability have been transferred to realization account। तो सेम केस है बेटा, यहां पर भी आप क्या कर चुके हो, जितना भी आपके
रियलाइजेबल एसेट्स हैं अदर देन कैश, और जितने भी आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं आप उसको ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो, इसमें हमें ये कंसीडर करके चलना है, राइट। अदरवाइज हमें इसकी भी एक अलग से एंट्रीज करनी होती है। ये हम लोग पहले अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखें बेटा, आप उसके काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उसमें। तो चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंट्री है बेटा, बैंक लोन ऑफ 12,000 वॉज पेड। क्योंकि यहां पर अब आपने बैंक लोन को पे कर दिया है, तो इसका मतलब यहां पर किस तरह से एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो बेटा, तो जब भी पेमेंट होती है तो क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू, अब क्या दिया है हमने, पैसा दिया है, तो इसका मतलब हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ होगा। और कितना अमाउंट बोला गया है हमारे इसमें, 12,000 रुपीज़ का। तो 12,000 रुपीज़ का अमाउंट आपने यहाँ पर पे कर दिया है, जो कि बैंक लोन के रूप में था, और वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट होगा। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हुआ, क्योंकि हम लोग उस लोन को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट करके उस अकाउंट को बंद कर चुके हैं। तो यहाँ पर आ गया बीइंग बैंक लोन पेड। ठीक है बेटा, चलिए तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। सेकंड नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, बी पार्ट, जिसमें स्टॉक वर्थ ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू। अब यहां पर हमारे पास एक स्टॉक था जिसकी वैल्यू थी 16,000 रुपए की, और वो किसने ले लिया है, वो क्यू ले गया अपने का, और क्यू ने बोला ठीक है जी ये स्टॉक मैं रख लेता हूं 16,000 रुपए का, तो आप मेरे अकाउंट में उसको एडजस्ट कर लेना। क्योंकि अब यहां पर हमारा स्टॉक चला गया है, बिक गया है, तो इसका मतलब यहां पर ये जो पैसा अब हमने एडजस्ट किया वो किसके अकाउंट में किया, क्यू के कैपिटल अकाउंट में कर दिया। तो अब यहां पर क्यू का कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना है, क्योंकि अब आपसे वो अब आप उससे वो पैसा लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन। तो यहां पर स्टॉक क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टॉक अकाउंट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन में, और वो बंद हो चुका था। तो ये जो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू थी वो थी 16,000 रुपीज की बेटा। तो 16,000 रुपए अब आपने क्यू के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं। तो बीइंग स्टॉक टेकन बाय क्यू, खत्म। यहां पर ये ट्रांजैक्शन भी हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर सी। पार्टनर पी पेड अ क्रेडिटर ₹4,000। अब यहां पर एक क्रेडिटर था 4,000 रुपए का, जिसको पार्टनर पी ने पे कर दिया। तो पी ने अगर आपके बिहाफ पर पे कर, देखो ये लाइबिलिटी तो फर्म की थी, लेकिन पी ने पे कर दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए तो वो खर्चा ही है, हमने तो पे कर दिया, हमारा तो अमाउंट चला गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारे लिए यहां पर डेबिट होगा टू, अब हमें ये पैसा देना किसको है, यहां पर अब हमें ये जो पैसा देना है वो पी को देना। तो पीज कैपिटल अकाउंट अब हमें क्रेडिट करना पड़ेगा फॉर 4,000, 4,000 रुपए का अमाउंट जो पी ने पे किया था वो अब हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और उसको बाद में पे कर देंगे। तो बीइंग क्रेडिटर्स पेड बाय पी, राइट। चलिए, एन एसेट नॉट अपीयरिंग बुक ऑफ अकाउंट्स रियलाइज्ड 1,200 रुपीज। अब यहां पर क्या हुआ, एक ऐसा एसेट था जो हमारी बुक्स में था ही नहीं, और उसको हमने बेचा तो हमें 1,200 रुपए उसके मिल गए। तो कहीं ना कहीं पैसा तो मिल ही रहा है बेटा। तो जब भी आपके पास पेमेंट आती है तो वो आपके बैंक या कैश अकाउंट को बढ़ा देगी। तो बैंक अकाउंट हमारा 1,200 रुपए से डेबिट हो गया टू रियलाइजेशन। जो भी अब पैसा होगा एडजस्ट वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही होना है बेटा, क्योंकि और कोई अकाउंट आपने यहां पर नहीं छोड़ा, सब क्लोज करके यहां पर ट्रांसफर कर दिए। और अगर ये अनरिकॉर्डेड भी था तो भी ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ही आ जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ई एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2,000 वर पेड बाय पार्टनर क्यू। अब देखिए यहां पर बिल्कुल उसी तरह से एंट्री है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी। तो यहां पर जो एक्सपेंसेस हैं वो 2,000 रुपीज के थे, जो कि अभी किसने पे कर दिए हैं, क्यू ने पे कर दिए। तो अब हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी उस केस में, हमें यहां पर जो एंट्री करनी है उसमें हमें रियलाइजेशन अकाउंट को तो डेबिट करना ही पड़ेगा।
तो जब भी कोई खर्चा हो रहा है तो वहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। और कितना अमाउंट था बेटा इसका, 2000 रुपीज का। तो 2000 रुपीज से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ और ये अमाउंट अब हम लोग पे करेंगे पी को। तो पीज कैपिटल अकाउंट, और 2000 रुपीज से पी के कैपिटल अकाउंट को हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया बेटा। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं इस क्वेश्चन की। Profit on realization 36,000 was distributed between P and Q in the ratio 5:4। देखो इसका मतलब क्या होता है, अब जितना भी हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, एसेट्स को बेच रहे हैं, लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं, वो सब काम करने के बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉमिनल नेचर का है बेटा, तो नॉमिनल नेचर का तो प्रॉफिट या लॉस तो निकालेगा ही निकालेगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो अब यहां पर हमें रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट हुआ, यानी जब हमने एसेट्स को बेचा तो हमें अच्छे दाम मिल गए उसके, और हमने अपनी लाइबिलिटीज को सस्ते में या उतने अमाउंट में सेटल कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है बेटा। ये जो प्रॉफिट हुआ एसेट्स को बेच करके लाइबिलिटी को पे करने के बाद जो भी बच गया हमारे पास, वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा और वो हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस केस में हमें बोला है कि पी और क्यू के रेशो में, यानी 5:4 में बांट दो। तो चलिए बांट देते हैं बेटा। 36,000 रुपीज को अब अपने पी एंड क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट एंड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। और यहां पर ये जो 36,000 रुपीज का अमाउंट हमें बोला गया है एज ए प्रॉफिट, उसको अगर मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 36,000 इंटू जो रेशो हमारे पास गिवन है वो है 5:4। तो 5/9 करेंगे जब हम लोग, तो इसका तो पी का जो अमाउंट आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 20,000 रुपीज का, और बैलेंस जो अमाउंट है यानी 16,000 रुपए का, वो कैसे निकालेंगे, वैसे आप 36,000 रुपीज का 4/9 करके निकाल लेंगे। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर इनको पे कर दिया। तो लिख दिया हमने बीइंग रियलाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:4, राइट। तो चलिए यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड जगजीत वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of dissolution related activities and will get 10% of the value of asset realized. क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स हैं जिसको एक फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं 31 मार्च को, और इन्होंने क्या एग्री किया कि जो सुजीत पार्टनर है, ये वाला सुजीत है जो, वो डिसॉल्यूशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, वो उसकी टेक केयर करेगा, वो उसका ध्यान रखेगा, और उसके बदले में हम उसको 10% का अमाउंट देंगे, किस पर, जितने भी एसेट रियलाइज होंगे उसके ऊपर, राइट। और सुजीत एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और इस बात पर सुजीत ने बोला कि ठीक है जी, इसके ऊपर जितने भी खर्चे होंगे वो मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो एक्सपेंसेस पे करे, जो एक्सपेंसेस होंगे रियलाइजेशन के, उसे अब फर्म को नहीं करना, वो सुजीत की जिम्मेदारी हो गई। हम उसके बदले में उसको क्या कर रहे हैं, 10% दे रहे हैं जितने भी एसेट्स रियलाइज होंगे उसके ऊपर। अब एसेट जब रियलाइज हुए तो वो 10,750 रुपीज के हुए बेटा। 10,750 रुपए में सारे एसेट्स रियलाइज हुए, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए बेटा, वो आ गए 90,000 रुपीज के। 90,000 रुपीज के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए, राइट। तो यहां पर क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है, लिख के दिया है, तो यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए विच वॉज पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश। और यहां पर ये जो 90,000 रुपीज के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए, उसको कैसे पे किया गया, फर्म ने पे किया कैश में, फर्म ने कैश में पे किया बेटा उसको, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझने वाली आई है, देखो यहां पर एक चीज क्या हुई, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस किसको पे करने थे, किसको बियर करने थे, सुजीत को, जबकि अभी किसने पे कर दिए हैं, फर्म ने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर किस तरह की जनरल एंट्री करनी। खैर अभी हम लोग समझेंगे इसको आगे। 4,50,000 वर पेड टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, और जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको फुल सेटलमेंट कर दी 4,50,000 रुपए में, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो चलिए बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, सिंपल सी 3-4 एंट्रीज होनी है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या एंट्रीज होंगी बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक जो बात बोली गई है, वो क्या बोला गया है कि जो हमारे यहाँ तक तो ये सारी बातें समझ में आ गई कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हुई, यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन हुई। हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई वो यहाँ से हुई जब हमने इन एसेट को रियलाइज कराया 10,750 रुपीज़ से, राइट। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एसेट्स का से पैसा आया है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएगा। 10,750
750 रुपीज़ से, 10,0750 से। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया और इसको हम लोग कहाँ डालते हैं बेटा, इसको हम लोग डालते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। जितना भी एसेट्स रियलाइज होते हैं तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होते हैं। तो 10,0750 रुपीज़ हमारे यहाँ पर एंट्री हो गई। तो ये तो हो गई पहली एंट्री, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, आगे इसने क्या बोला था क्वेश्चन ने, तो यहां पर हमें ये भी एक बात ये भी बोली गई थी कि जितने के भी एसेट्स रियलाइज होंगे उस पर 10% की कमीशन, 10% का अमाउंट हम किसको देने वाले हैं, सुजीत को देने वाले हैं। तो चलिए, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, हमारे लिए तो ये एक एक्सपेंस हो गया, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो हमारे बीइंग एन एक्सपेंस हम क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट अब यहां पर हमारा डेबिट हो जाएगा टू, अब ये पैसा किसको देना है हमें, ये सुजीत को देना है, सुजीत के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। और कितना बेटा, इस अमाउंट का 10%। तो इस अमाउंट का 10% कितना हो जाएगा, 10075, यानी 1,75,000 रुपीज़, 1,75,000 रुपीज़ अब हमने यहाँ पर सुजीत के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए बेटा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। तो यहां पर हमने इसका 10% अमाउंट इसको रिएम्बर्स कर दिया। आगे आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो यहां पर आगे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझोगे, अगली ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां बोला है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 90,000 रुपीज के हुए थे, जिसको फर्म के कैश से पे किया है। भाई एग्री क्या हुआ था, एग्री हुआ था कि सुजीत बेयर करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को, और अभी किसने पे कर दिए हैं, वो फर्म ने पे कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे। हम अब सुजीत के अकाउंट को डेबिट कर देंगे बेटा। तो सुजीत के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम तो उससे वो पैसा लेंगे 90,000 रुपीज़ का, जो अभी हमने पे कर दिया है। तो क्योंकि अभी आपने पे कर दिया है तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट तो फिलहाल यहाँ पर क्रेडिट हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट से तो पैसे चले गए, तो इसलिए आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। चलिए, लास्ट एंट्री एक और बनेगी बेटा इसके अंदर, वो क्या एंट्री है, ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे बता रखी है कि 4,50,000 रुपीज वर पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो बस अब आपको यहाँ पर पे करना है। तो जब भी पे करते हैं तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। रियलाइजेशन अकाउंट अब हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और कितना अमाउंट था, 4,50,000 रुपीज़। तो 4,50,000 रुपये आपने यहाँ पर इसको यहाँ इस तरह से पे कर दिए, और ये हो गया हमारे क्रेडिटर्स का सेटलमेंट, राइट बेटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बस बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।